बात आज की चैनल के कार्यक्रम चुनाव चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर दीपक भाकर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम नए मुद्दों पर 8 विधानसभाओं से जुड़े नई बातें आप लोगों की जानकारियों में लाते हैं। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं कि पिछले 2 दिन के अंदर 8 विधानसभा के अंदर अचानक तूफान आया और बड़े राजनीतिक समीकरण में उथल पुथल हुई, बदलाव आए और काफ़ी कुछ ऐसा हो गया जो सिर्फ तूफान घटित होता है 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन के अंदर ऐसा हुआ। आपको जैसा मालूम है कि मसूदा के अंदर अभिषेक सिंह जो अधिकृत उम्मीदवार घोषित हुए थे उनका टिकट काट दिया गया और उनकी जगह वीरेंद्र कनावत को टिकट दे दिया गया। अंदरूनी मामला है, इस पर हम ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन एक और दूसरी जो घटना हुई मसूदा के अंदर वो ये हुआ कि शिवराज सिंह पलाड़ा जो कल तक उम्मीदवार होकर और चुनावी उम्मीदवार भर चुके थे और उनका ये मानना था कि आज वो नामांकन पत्र भी भरने वाले थे, उन्होंने वापस नामांकन पत्र भरा नहीं और कहा यह जा रहा है कि कर्नावत जो है वो उनसे निवेदन करने गए, उनसे आग्रह करने गए कि आप भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा के वो दावेदार हैं, तो आप कृपया मेरे पक्ष के अंदर उतरे तो ठीक रहेगा। और वो नहीं उतरे, उन्होंने वापस ले लिया। एक जो घटना हुई वो हुई नसीराबाद के अंदर, नामांकन पत्र भंवर सिंह जी पलाड़ा ने जो सशक्त और कद्दावर नेता हैं उन्होंने भर दिया। तीसरी घटना ये हुई कि अजमेर के अंदर सुरेंद्र सिंह शेखावत और दूसरे राजपूत नेता जो दिग्गज कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह रड़ावता, उन्होंने भी टिकट भर दी और नामांकन भरने के बाद वो भी चुनाव मैदान में उतर गए। अब ये सारी परिस्थितियां जो हैं उन पर आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि कहाँ क्या हुआ। सबसे पहले मैं मसूदा पर बात करना चाहूँगा आपसे सुधीर जी। मेरी ये प्रश्न है मेरा कि जिस तरीके का बदलाव 2 दिन के अंदर आया कि एकदम से एक उम्मीदवार घोषित हुआ, उसके बाद में उसकी उम्मीदवार को काट दिया गया, फिर दूसरा उम्मीदवार आ गया और फिर उसके बाद में पलाड़ा जी जो हैं शिवराज जी पलाड़ा हैं, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसका क्या हो रहा है? एक तो जो बहुत बड़ी बात हुई है आज के अजमेर के जीवन में वो ये है कि आज जो लोग थोड़ी सी भी चेतना रखते हैं राजनीति के क्षेत्र में, वो लोग अपने घर के कामों में आज अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं। वो निकल के दौड़ के किसी दुकान पे जा अपने दोस्तों से राजनीतिक चर्चा में व्यस्त हो गए। तो आज से अगर यकीन मानिए तो अजमेर का माहौल पूरी तरह राजनीतिक हो गया। और आश्चर्य में हैं लोग, कल तक अभिषेक सिंह का नाम सुन रहे थे और शिवराज सिंह पलाड़ा को आज नामांकन दाखिल करना था। अचानक लोगों को पता चलता है कि शिवराज सिंह पलाड़ा नामांकन दाखिल नहीं करते हैं और अभिषेक सिंह की जगह वीरेंद्र कानावत आ जाते हैं जी। और फिर इसी के साथ लोगों को यह भी याद आता है कि वीरेंद्र कानावत ने पिछले चुनाव में पलाड़ा परिवार का विरोध किया था जी। और उसके बावजूद जब वो ये सुनते हैं तब ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि शिवराज सिंह पलाड़ा ने वीरेंद्र कानावत को समर्थन देते हुए अपना नामांकन न भरने का निर्णय लिया। लोग आश्चर्य में हैं, सोच रहे हैं हुआ क्या, हुआ कैसे। लेकिन कुल मिला के ये परिदृश्य जो है आम आदमी जिसे मतदाता कहते हैं हम, उसको अचंभे में ज्यादा डाल रहा है कि ये सब गणित कहीं राकेश पारिक को समर्थन देने के लिए है या वीरेंद्र कानावत के पक्ष में जाएगा। क्या कहना चाहेंगे दीपक जी? जी देखिए, अजमेर में राजनीति की चौसर अब बिछ चुकी है जी। जैसा कि बताया अभी कि हर व्यक्ति आज राजनीतिक चेतना तो आ ही चुकी है, तो हर जगह जो अजमेर के हर गली कोनों में, हर नुक्कड़ पे, हर पान वाले पे, हर चाय वाले पे आजकल राजनीतिक चर्चा कुछ ज़्यादा ही जोर पकड़ रही है। मसूदा की बात करें तो जैसा कि अभी बताया गया है और ये बात सही भी है कि चूंकि वहाँ पे पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदला, जो भी कुछ कारण रहे थे, विशेषकर जो बताया गया था कि कुछ जानकारी जो का अभाव था, उसके बाद पार्टी ने कैंडिडेट बदला। उसको देखते हुए जहाँ उन्होंने जो एक इंडिपेंडेंट नामांकन देने वाले थे, उन्होंने शिवराज जी ने, चूंकि वो पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने कानूनी दिन जाकर उनसे निवेदन किया, उन्होंने मान लिया। तो एक अच्छे कार्यकर्ता की पहचान है और ये मुझे लगता है कि पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि मसूदा हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए गड्ढा रहा करता था। लेकिन इस बार हमें ऐसा लग रहा था क्योंकि कांग्रेस के अंदर भीतरघात इस समय मसूदा में बहुत ज़्यादा है। उनके ही एक वाजिद अली खां चीता जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने एक भारी भरकम भीड़ के साथ नामांकन किया, जो राकेश पारिक के लिए खतरे का संकेत है, एक लाल निशान है कि राकेश पारिक, मुझे जहां तक लगता है, उनकी नींद उड़ चुकी है कि कांग्रेस की स्थिति आज की तारीख में मसूदा में
अजमेर के अंदर सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति में पहुंच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में मसूदा में सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है और जिसको सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा था आज वो सबसे मजबूत कड़ी बन चुकी है। तो देखिए आगे आगे होता क्या, मुझे ऐसा लगता है कि मसूदा में हम एक बहुत अच्छे नतीजे के साथ वापस बाहर आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कि नतीजा क्या कांग्रेस के फेवर में जाएगा? पलाड़ा जी एक सशक्त वो थे, अगर शिवराज जी अगर इलेक्शन में लड़ते, और मैं आपको बता दूं कि अगर शिवराज सिंह जी ने थोड़ा सा सब्र रखा होता और एक दिन वो अगर ये घोषणा ना करते कि वो पार्टी से मसूदा से लड़ रहे हैं और नई पार्टी बनाकर लड़ रहे हैं, तो हो सकता था कि पार्टी ने जो निर्णय किया, भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट कर्नावत जी को मिला, हो सकता था शिवराज जी को मिल जाता। मुझे लगता है कि मिल ही जाता, लेकिन क्योंकि कर्नावत जी का कोई नाम ना तो दावेदारी में था, ना कोई सर्वे रिपोर्ट में था, ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की थी। एक दो बार गए थे, एक आध जगह कार्यक्रम देके आए थे, वो भी मुझे जानकारी मिली है कि वो जब भी जाते थे आशीष सांड के साथ उनकी गाड़ी में बैठ के चले जाते थे, और जब आशीष सांड जो अपनी वो दिया करते थे तो वो भी अपना दे देते थे वो, लेकिन वो राजपूत थे, है ना, और राजपूत होने का उनको लाभ मिला क्योंकि एकदम इंस्टेंट कोई आदमी का नाम नहीं आया और उनका नाम आ गया। और जिस तरीके से शिवराज जी बैठे हैं, तो आप क्या मतलब सोचते हैं कि किसको फायदा मिलेगा? मैं इसमें कई चीजें सोचता हूँ। पहले तो ये डॉक्टर साहब ने बड़ी साफ गोई से ये स्वीकारा कि मसूदा हमारे लिए गड्ढा है और हम वहां पे काफी पिछड़ी स्थिति में थे भाजपा के रूप में, और आज हम मजबूत होते दिख रहे हैं। आज हम मजबूत होते इसलिए दिख रहे हैं कि शिवराज सिंह पलाड़ा ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। शिवराज सिंह पलाड़ा जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बहुत त्वरित गति से निर्णय ले रहे हैं और उसके बाद विचार कर रहे हैं। कल उन्होंने निर्णय लिया कि मैं पर्चा दाखिल करूंगा और रात को ही कैंडिडेट बदल रहा था। अगर कहीं वो थोड़ी देर रुक गए होते और ये निर्णय आज लेते तो हो सकता नाम उन्हीं का आया होता। फिर आज उन्होंने निर्णय लिया कि वीरेंद्र कानावत मेरे पास आया है मदद मांगने, दी, लेकिन हो सकता उन्हें अब याद आए कि वीरेंद्र कानावत वही है जिसने पिछली बार हमारे परिवार का विरोध किया था, और इस याद आने के बाद अगर उन्होंने फिर से निर्णय बदल लिया तब नहीं ऐसा अब तो कुछ संभावना नहीं है। अब तो आज तो नहीं, खड़े होने का नहीं, हाँ, समर्थन देने की बात। हाँ, समर्थन देने की बात उसके पर मैं नहीं सोचता हूँ बहुत, क्योंकि ये कोई शिवराज खुद अपने दिमाग से सोचे, ये तो भंवर सिंह पलाड़ा का सोच है जो सारी चीज़ें तय करता है, पूरी पार्टी, पूरी ज़िंदगी, चाहे वो उनकी पत्नी हो, चाहे वो उनके पुत्र हो, चाहे उनका समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, जो सोचता है तो वो कहते हैं ना, मारे जिन्हें मादियो मारे, मादिया ने गुण मारा है। तो यहाँ तो ये है कि जो सोचते हैं वो भंवर सिंह जी पलाड़ा सोचते हैं, और उन्होंने अगर सोचा है तो वो बहुत सोच समझ कर उड़ाया होगा। और यहाँ एक बात और बता दूँ कि अब नसीराबाद में उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अब भंवर सिंह जी पलाड़ा का नसीराबाद जाना यह किस पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है, ये एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि स्थिति यह है कि वहाँ अगर देखा जाए तो दो प्रमुख जातियाँ हमेशा इलेक्शन लड़ती रहीं और जीतती भी रहीं, भाजपा से जाट और कांग्रेस से गोविंद सिंह गुर्जर के जो वंशज थे वो सारे के सारे आते रहे। इस बार लाबा को तो टिकट मिल गया, इसलिए मतलब जाट लॉबी तो वही की वही रही जो पहले से चली आ रही थी, लेकिन गुर्जर लॉबी पर बदला। शिवराज गुर्जर एकदम से कांग्रेस से आ गए। कांग्रेस से आने से, शिवराज गुर्जर से आने से एक स्थिति आई है दोस्तों कि वहाँ जितने भी गुर्जर हैं, वो गुर्जर बाहुल्य जितने भी हैं, सब एक मंच पर आ गए, और जाट है वो बिल्कुल मोबिलाइज्ड हो गए। दोनों जातियाँ मोबिलाइज हो गई। इन दोनों जातियों के मोबिलाइज होने का राजनीतिक क्या फ़ायदा हो सकता है? दोनों भाजपा और कांग्रेस का तो हो सकता है, लेकिन और क्या तीसरा समीकरण भी हो सकता है, उस पर मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। मूल बात यह है कि एक जाति और दो जाति अर्थात जाट और गुर्जर, सिर्फ इन्हीं से तो नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र बनता नहीं है जी। अब होगा ये कि जब एक जाति विशेष को किसी एक पक्ष में लोग इकट्ठा होते देखेंगे तो निश्चित रूप से एक एग्रेशन बाकी समाज में आता है कि हम लोगों का अपना अस्तित्व है भी कि नहीं। जाटों को एक जगह होता देखेंगे तो बाकी समाज में आता है, तो जो बाकी जातियों के अंदर मोबिलाइजेशन आता है उससे तय होगा जीतेगा कौन, या इन दोनों की लड़ाई में भंवर सिंह पलाड़ा को समर्थन देगी बाकी जातियां। सारा गणित इस पर निर्भर है कि अन्य जातियों का मोबिलाइजेशन जिसके भी पक्ष में होगा, जीत की तरफ वही आगे पहले बढ़ेगा। बिल्कुल सुधीर जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि अब तक तो ये हो रहा था लंबे अरसे से, मतलब आज़ादी के बाद बहुत लंबा अरसा रहा जिसमें कम से कम भी मैं समझता हूँ 30-35 साल से तो ये हो रहा है कि या तो जाट या गुर्जर, या जाट या गुर्जर,
पहले गुजरों का सिलसिला चला तो लंबे अरसे तक गुजर ही गुजर, ऐसा मान लिया गया कि अघोषित आरक्षण गुजरों के लिए है, फिर बाद में अब जाट आने तो अघोषित आरक्षण जाट के लिए है। और दूसरी वैश्य है, दूसरी जो जातियां थी, रावत थे, और दूसरी ब्राह्मण है, वणिक हैं, और दूसरी जो जातियां हैं वो क्रिश्चियन है। सारे नसीराबाद में अच्छी जातियों का समुदाय बहुत ज़्यादा है। आप किस तरह से लेंगे? देखिए, चूंकि मैं एक राजनीतिक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूं, तो मैं ये जाति से इतर होकर बात करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। मेरा ये मानना है कि नसीराबाद हमेशा से एक ऐसी स्थिति रही है राजनीति के अंदर जहां मार्जिन बड़ा कम रहा करता था, और स्वयं सावरलाल जी उन्होंने वहां पे एक कम मार्जिन से एक बार हारे भी हैं और फिर कई बार जीते भी हैं, और एक बार उनका मार्जिन भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत की है वहाँ पे, और उनको एक जाति में बांधा नहीं जा सकता था। सावरलाल जी सर्व जाति, सर्व धर्म और सर्व समाज के नेता बन के उभरे, और यही कारण है कि आज तक उनके समकक्ष पहुँचने की अजमेर जिले में तो कम से कम, मैं राजस्थान की भी बात करूँ तो उस जाति विशेष में कोई व्यक्ति उस स्तर तक नहीं पहुँच पाया। वो एक अलग बात हो गई, चूँकि आज हमारे वो बात बीच में नहीं है। पर जो उनके पुत्र उसके बाद उनको चुनाव में टिकट दिया गया, तो चूंकि लोकसभा में वो जीत नहीं पाए थे, जो भी कारण रहे थे, लेकिन जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा तो लोगों को लगा कि हमें अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी सावरलाल जी को तो हमको उनके पुत्र को वोट देना चाहिए, और उन्होंने दिया भी, क्योंकि वो पार्टी के प्रति भी निष्ठावान रहे और संगठन में के प्रति भी वो निष्ठावान रहे। अब आज की जब बात आती है तो लोगों ने जब 5 साल का कार्यकाल रामस्वरूप लांबा जी का देखा तो वो लोगों ने ये सोचा कि सीधा है, सरल है, सज्जन है, सहृदय है, और कभी किसी को उसने परेशान नहीं किया, और जिससे कि आमतौर पे एक राजनीतिक व्यक्ति होता है उससे का उनका कभी व्यवहार ही नहीं रहा। उन्होंने हर व्यक्ति की मदद की, और लगभग जहाँ तक मुझे उनके कार्य का सवाल है, पिछली बार उनके जो एमएलए फंड का उसका भी सवाल है, उन्होंने लगभग नसीराबाद के हर क्षेत्र में जाके लोगों की भी मदद की और सामाजिक और प्रशासनिक कार्य भी करवाए। तो आज उनके खिलाफ माहौल ही नहीं, और मैं स्वयं उनके नामांकन के समय वहाँ मौजूद था, तो मैं जिस सबके भीड़ आई थी, जिस सबका रेला था, मुझे लगता है नामांकन अपने आप में एक ऐतिहासिक था वहाँ का, जो कि समय हमारे सावरलाल जी का होता था। और एक विशेष बात है, उस नामांकन के अंदर वो सब लोग पार्टी के मौजूद थे जो स्वयं भी दावेदार थे, नाम लेना मुझे लगता है जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, और वो लोग उस समय और सभी जाति के लोग थे, और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह था। यही कारण है कि वो अपने निर्धारित समय से थोड़ा वहाँ पे लेट पहुँचे थे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में देखिए आज के मैं बताना चाहूँगा कि गुर्जर समाज राजस्थान में अपने आप को, जब से सचिन पायलट जी के साथ जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस पार्टी और उनके मुख्यमंत्री द्वारा पिछले 5 साल में किया गया है, अपने आप को एक ठगासा और एक अपमानित महसूस कर लिया। वो जानती है जितना सचिन पायलट के लिए शब्दों का उपयोग किया, आज मैं अगर यहाँ बोलूँ तो शायद मुझे भी शर्म आएगी, जिन शब्दों का उपयोग सचिन पायलट जी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इस बात को गुर्जर समाज भूला नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने दिल में दबा के बैठा हुआ है, और यही कारण है कि कांग्रेस का कैंडिडेट गुर्जर होने के बाद भी गुर्जर समाज को लगता है अगर व्यक्ति जीत भी गया तो जो हमारे मुख्य नेता है उनके साथ तो अन्याय पहले भी हुआ था और आने वाले समय में भी होगा। तो आप ध्यान दीजिए, गुर्जर समाज सारा का सारा कांग्रेस को जाए इसकी संभावना नहीं है। हाँ, बाकी का समाज रामस्वरूप लांबा के साथ जाए उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो आप कह रहे हैं जो आए, देखते हैं आगे होता क्या है। 9 तारीख में तो अभी आई थिंक मेरे ख्याल से 72 घंटे तो बचे ही हैं। 9 तारीख के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी गुर्जर को एक वर्ग विशेष ने, जाति अपनी पार्टी विशेष ने कहीं टिकट दिया हो तो बताएं आप, कोई टिकट दिया हो तो बताएं। गुर्जर को कोई टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से? इसके अलावा एक और बात डॉक्टर साहब, इसका भी उत्तर दें और इसका भी दें कि आपने खुद बताया कि भाई एक बात तो तय है कि हमारी ये जो टेबल है ये अराजनीतिक है, लेकिन इसका एक कोना आपके होने से राजनीतिक हो गया है जी, इसलिए प्रश्न भी आपसे ही पूछा जाएगा। तो ये बताएं कि आपने कहा पहली बार रामस्वरूप लांबा को लोगों ने श्रद्धांजलि स्वरूप मत दिए और उसको जिता दिया। देखिए सच है, इसको स्वीकार किया। हाँ, बिल्कुल। अब बात यह है, इस बार उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों का आकलन करके वोट दिए जाएंगे। आप वो चंद विकास कार्य बताएं जो रामस्वरूप लांबा ने अपने नसीराबाद क्षेत्र में किए हों या करवाए हों। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर आप मैं चूँकि पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों से और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जुड़ा रहा, तो मुझे पता है लगभग जिस भी गांव में आज भी जानते हैं विधायक के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम कराने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है खरंजा, सड़क निर्माण, पानी की टंकी का निर्माण, पाइपलाइन बिछवाने का, पानी की कोशिश करना, सफाई की व्यवस्था रखना, ये सारे काम उन्होंने एक रेगुलर स्तर के ऊपर पूरे उनका, आप अगर उनका निकाल के देखें तो जो भी एमएलए फंड का पैसा है कोई भी लैप्स नहीं हुआ उनका, उन्होंने सभी पैसा का उपयोग भी किया और हर जगह, अब वो पूरी एक लंबी लिस्ट बन जाएगी गाँव की। वो तो देखिए, वो तो सरकार के देखिए कई ऐसे नेता हैं जिनका एमएलए फंड लैप्स हुआ है,
नहीं, कई ऐसे सांसद भी हैं जिनका उनका एमपी लेट का फंड लैप्स हुआ है क्योंकि उन्होंने कहीं काम ही नहीं किया। ये ऐसा व्यक्ति के पास जो इसके पास मांगने गया खाली हाथ लौट के नहीं आया। डॉक्टर साहब आपकी बात है ना, ये अगर सिर्फ विधायक फंड में आने वाले पैसे और बजट को अगर वो तो कोई भी करेगा। कलेक्टर के पास वो फंड आता है और वो सिफारिश कर देते हैं कि यहाँ सड़क बना दो, करेंगे नहीं तो कहाँ वो क्या करेंगे। उसके अलावा ऐसा कोई कॉलेज खुलवाया हो उन्होंने, कोई पशु चिकित्सालय खुलवाया हो, कोई मेडिकल कॉलेज खुला हो, नसीराबाद का हॉस्पिटल देखिए, नसीराबाद के हॉस्पिटल में ये स्थिति है कि वहाँ 10 डॉक्टरों की पोस्ट है, वहाँ 1 डॉक्टर है, वहाँ सारी मशीनें जो है खराब पड़ी हुई है और आप तो डॉक्टर हैं, इसीलिए मैं जानता हूँ हकीकत, मैं आपको बताता हूँ। सारे बेड वहाँ से ना रघु शर्मा लेके चले गए वहाँ पर, 100 बेड मैं यही कहने वाला हूँ। नसीराबाद का अस्पताल था, उसके अंदर स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। पहले उन्होंने रामस्वरूप जी अपनी कोशिश करके वहाँ पे डॉक्टर्स की नियुक्ति करवाई, नए डॉक्टर्स आए, ज्वाइनिंग भी काम भी सुचारू रूप से चला। पर चूंकि आप आज की तारीख में सत्ता में तो नहीं थे, आप विपक्ष के विधायक थे, एक तो विधायक तो वो भी विपक्ष के थे, तो आप भी जानते हैं ये बात को, हकीकत है, आपको मुझे स्वीकार करना चाहिए और जनता भी इस बात को समझती है कि विपक्ष में रहते हुए व्यक्ति जो विधायक होता अपने कार्य उस गति और उस स्ट्रेंथ के साथ नहीं करवा पाता जो एक सत्ता पक्ष का करवाता। इसीलिए तो हम जनता के पास जा रहे हैं, हमारी सरकार बनाई ताकि हम आपकी अच्छी ढंग से सेवा कर सकें, ज्यादा अच्छे काम कर सकें। डॉक्टर साहब, क्या रामस्वरूप लामा ने इन अव्यवस्थाओं या कुव्यवस्थाओं के विरुद्ध कभी कोई धरना प्रदर्शन किया? अपनी आवाज जब नहीं सुनी जा रही थी सरकार द्वारा, तो क्या जनता के बीच में अपनी आवाज उठाई? उसी बात पे वो तो बच्चा है, उसकी तो आवाज निकलती नहीं है। नहीं, ऐसी बात है, बोल भी पाते हैं, भाषण दे पाते हैं। आप उसका विधानसभा का रिकॉर्ड देखिए, पटल पे, विधानसभा के पटल पे उसने हमेशा उनका प्रश्न लगे और इस चिकित्सा को लेकर के कई प्रश्नों को लेकर आप उनका प्रश्न का, अगर मैं आप चाहेंगे तो अगली बार मैं वो पूरा डेटा लेकर के आपके सामने आ सकता हूं कि उन्होंने उनकी विधानसभा में ही वॉज वेरी एक्टिव एमएलए, उन्होंने प्रश्न भी उठाए और उन्होंने समय समय पे वाद विवाद जो होता है उसके अंदर भाषण में उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट भी किया और वो उन कई विधायकों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर थे जिन्होंने प्रश्न भी उठाए और पार्टिसिपेट भी किया डिबेट्स। चलिए डॉक्टर साहब, मैं तो ये मानता हूँ कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन अब अपना एक सवाल ये है आज का जो है वो पलाड़ा जी के वहाँ पहुँचने पर जी अब राजनीतिक चेंज क्या आएगा? एक तरफ जाट, एक तरफ गुजर, दो तो लामबंद हो गए, अब बाकी जाति क्या लामबंद होंगी और क्या उसका लाभ पलाड़ा जी को इतना मिल जाएगा कि वो चुनाव जीतने की हद तक चले जाएंगे, या उनकी स्थिति पहले, दूसरे, तीसरा, आप क्या सोचते हैं क्या रहेगा? देखिए, ऐसा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास अपना परंपरागत वोट बैंक है जी। कांग्रेस लगभग सन 77 से गुर्जर समाज को ही वहाँ पे अपनी सीट देती आ रही है, तो गुर्जर समाज के अतिरिक्त उनके पास अन्य वोट बैंक है, तभी वो जीत पा रहे हैं। ऐसे ही भाजपा के पास भी अपना परंपरागत वोट बैंक है। पिछली बार भी रामस्वरूप लांबा जी ही उम्मीदवार थे, तो ऐसे में रामस्वरूप लांबा जी के अलावा, जाटों के अलावा बाकी समाज के जो बीजेपी के परंपरागत वोट है वो उनके साथ हैं। बात यह है कि इन दोनों तरफ जो परंपरागत वोट है, खांटी बीजेपी वाले, खांटी कांग्रेस वाले, इनमें से कितनी कट लगेगा जो पलाड़ा जी लगा पाएंगे? नहीं, होता क्या, देखिए होता क्या है तोमर साहब, जब भी कभी कोई वर्ग विशेष, जाति विशेष, समुदाय विशेष एकजुट होता हुआ नजर आता तो दूसरी तरफ से छिटकते हैं। पहले एक बार ये हुआ था कि जब अजमेर के अंदर जब डॉक्टर श्री गोपाल बायती इलेक्शन लड़ रहे थे और अपने देवनानी जी लड़ रहे थे, उस समय ये स्थिति हो गई थी कि एक तरफ तो वैश्यवाद और एक तरफ सिंधीवाद, और वो इस लेवल पर आ गया था वार। तो उसमें ये हुआ था, सिंधियों ने ये भूल गए थे कि वो कांग्रेसी हैं, सिंधी ये भूल गए कि वो सिंधी हो गए थे, और वैश्य जो थे वो भाजपा के थे या कांग्रेस के थे, वो वैश्य हो गए थे। और ऐसा जातिवाद का जहर उस समय चला था कि अगर जरा सा भी इधर उधर हो जाता तो ये शायद ये रिजल्ट दूसरे होते, और बहुत कम वोटों से देवनानी जी जीते थे उस समय, बिल्कुल ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर यह है कि जब भी कभी तो हो सकता है कि नसीराबाद के अंदर अगर जातिवाद का जैसे गुजर जाट एक होंगे, बाकी समुदाय क्या वो छिटकेगा नहीं, वो सोचेगा, उसकी भी मानसिकता आएगी। क्या सोचते हैं आप? जी नहीं, मैं आपसे यहाँ सहमत नहीं हूँ, उसका कारण भी है। देखिए, जो हमारे जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के रामस्वरूप लांबा जी, उनको अगर उनकी परिभाषित करें तो एक वो मॉडरेट जाट है, वो उनका व्यवहार भी वैसा है, वो दिखते भी वैसे हैं, उनकी कार्यशैली भी वैसी रही है। तो वो जमाना तो हवा हो गया जब एक जाति विशेष के नाम पे आप चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। और ये बात सही फरमाई आपने कि जब भी एक जाति अपने आप को एग्रेसिव शो करती है तो बाकी जातियां उसके विरुद्ध एक लामबंद होने लग जाती है। पर नसीराबाद के क्षेत्र में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वहां पर हमारा संगठन बहुत मजबूत स्थिति में है और मैंने उस बात को देखा है। मैं नसीराबाद के लगभग हर गाँव में भी कई बार चुनाव में जाके आया हूँ सांवला जी के साथ, तो मुझे मालूम है उनके प्रति एक व्यक्तिगत स्नेह था। वही व्यक्तिगत स्नेह आज मुझे रामस्वरूप लांबा के प्रति
दिख रहा है, वो व्यक्ति एक मॉडरेट जाट है, तो उनको बाकी जातियों से कोई ऐसी कि बहुत ज़्यादा उनसे एलर्जी हो या बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, या उन्होंने बाकी जातियों को शोषण किया या उनको अवॉइड किया या उनका कार्य नहीं किए या उनको एक अलग तरीके से ट्रीट किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। 5 साल में कभी भी किसी जाति विशेष ने रामस्वरूप लांबा के खिलाफ न तो कभी कोई बात कही, न कभी कोई आप देखें कि कोई डॉक्टर साहब बिल्कुल आप, आज मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात लिख लीजिए, आज की तारीख में चाहे कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए, आज हमारी पार्टी में मजबूत स्थिति में, और रामस्वरूप लांबा जब नतीजा आएंगे तो आपके सामने आएगा कि वो एक विजयी उम्मीदवार। बिल्कुल निश्चित रूप से रामस्वरूप लांबा आप लोग की पार्टी का चश्मा लगाकर देख रहे हैं, इसलिए आप दृष्टा की तरह से नहीं देख पा रहे, और आपके जो लाइन ऑफ एक्शन जो है आपके सोच की, आपकी दिशा, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, तो आप तो उससे अलग नहीं जाएंगे। लेकिन यह विचार, ये जो अपना जो माध्यम है यहाँ पर जहाँ बैठे हैं, अपना प्लेटफॉर्म है, ये गैर राजनीतिक मानकर अगर हम बात करें तो ये निश्चित रूप से ये फाइट ट्रायंगल होने वाली है। इसके अंदर निश्चित रूप से शिवराज गुर्जर का भी बहुत, आज मैंने उनका जब नामांकन पत्र भरने के लिए गए थे तो वो जो जुलूस देखा, मैं जुलूस देखकर दंग रह गया कि आप किलोमीटर तक अगर कोई आदमी एक है तो ये इसका मतलब है कि जातिगत फैक्टर तो काम कर रहा है वहाँ, और अगर 2 जातियां आपस में मिलती हैं तो तीसरी जाति का भी होगा। मैं अब अजमेर पे आना चाहूँगा डॉक्टर साहब। अजमेर के अंदर आज एक नया ये हुआ कि जो सोचा जा रहा था कि पहले लंबे अरसे तक तो ये चलता रहा कि टिकट जो है वो महेंद्र सिंह गुर्जर को मिलेगी या धर्मेंद्र राठौड़ को मिलेगी, और इसको मिलेगी उसको मिलेगी, महेंद्र सिंह रलावता को मिलेगी या धर्मेंद्र राठौड़ को मिलेगी, महेंद्र सिंह रलावता को मिलेगी, और कभी लोग यहाँ आ रहे थे, कभी वहाँ आ रहे थे। और जिस तरीके से धर्मेंद्र राठौड़ ने इस अजमेर पर कब्जा किया, प्रशासन पर कब्जा किया, जिस तरीके से जो राजनीतिक उन्होंने वातावरण बनाया और वो जो पकड़ बनी और जो हुआ, वो निश्चित रूप से जो पिछले 10 सालों में नहीं हो पा रहा था, वो धर्मेंद्र राठौड़ के आने से पिछले 8-10 महीने में ही हो गया, और ऐसा लगने लगा कि धर्मेंद्र राठौड़ जैसा तो कोई मसीहा आ ही नहीं सकता। मसीहा को टिकट कट गई। अब टिकट कटने के पीछे भी वो रहा कि कभी अपन कुछ भी कह लेंगे, लाल डायरी भी हो सकती है, केसरी सिंह जी जो आरपीएससी के चेयरमैन बनाए गए उनकी वो भी हो सकता है, लेकिन असली बात ना तो लाल डायरी काम आई ना कुछ काम आया। उनके जो विरोध में काम आया वो 25 तारीख वाला जो कार्यक्रम बगावत वाली, जिसको बगावत मान लिया गया और 2 जनों को बगावत के लिए बलि चढ़ा दिया गया, एक आदमी को टिकट दे दी गई और उसका कंप्रोमाइज हुआ, समझौता हुआ, और निश्चित रूप से सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने को एक की बलि देनी थी। सचिन पायलट ने कह दिया साफ कि मैं महेंद्र सिंह रलावता की बलि नहीं चाहता, चाहे मुझे कितनी भी लोगों की बलि देनी पड़ जाए, मैं नहीं चाहता। लिहाजा धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी ठिकाने लग गए, उनकी बलि चढ़ गई, और साध्वी की तीसरे नंबर पर बलि चढ़ गई, जिनको कि झांसा देकर कि आपको टिकट देंगे कांग्रेस लेके आई, महिला सशक्तिकरण की बात की। और वो जब मेरे यहाँ हमारे कार्यक्रम में अभी पिछली बार साध्वी जी आई, उन्होंने जब भाषण दिया और उन्होंने जिस तरीके की चर्चा की और उनको अशोक गहलोत को बताया कि अशोक गहलोत जैसे, अब मतलब ऐसा लगा जैसे मसीहा ही वही है और वही सारी क्रांति कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, 2 दिन के अंदर उनका मुखौटा उतर गया, गहलोत साहब का पूरा मुखौटा नोच के बाहर आ गया, और साध्वी बेचारी खामोश होकर बैठ गई कि यार वहाँ से छूटे, यहाँ आए, आप लोगों की ऐसा लगा कि आप लोग तो सही होंगे, आप तो हिंदू और मुसलमानों के झगड़े को समझते हैं, आप तो वहाँ भी है, वहाँ तो सिर्फ वहाँ तो आपके यहाँ तो ये है, मैं आपके यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपके यहाँ तो ये है कि साहब मुस्लिमों को टिकट ही नहीं देंगे। आपने यूनुस खान की टिकट काट दी। अब अभिषेक सिंह का जब नाम आया मसूदा से देने का, तो उसको भी मुसलमान बना के और काट दिया गया। जैसे मालूम हुआ कि ये तो किसी तरीके से कन्वर्टेड मुसलमान है, उसका भी टिकट, मतलब मुसलमान को तो आप चाहते ही नहीं है। चलिए आप तो नहीं चाहते, कांग्रेस चाहती है मुसलमानों को, उस पर आरोप है आप मुसलमान परस्त हैं, आप हिंदू परस्त हैं। ये कथित रूप से परंपरा और ये सिद्ध होता रहा है। लेकिन जब सनातन धर्म की एक साध्वी कांग्रेस में गई तो वहाँ पर भी उन्होंने वही सलूक किया जो मुसलमानों के साथ करते हैं, वही हुआ, उसको भी मुसलमान जैसा ही वो किया कि आपने जो आप लोग करते हैं मुसलमानों के साथ, वो उन्होंने उनके साथ किया। क्या उन्होंने ऐसा किया, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बातों का एक एक करके उत्तर देना चाहूँगा। पहली बात लीजिए आप अपने धर्मेंद्र सिंह जी की, जिन्होंने पिछले कुछ एक महीनों से पूरी कांग्रेस के अंदर एक भूचाल ला के रख दिया था। वो एक स्वयंभू यहाँ पे डमी सीएम के रूप में काम कर रहे थे। बानसूर से लेके नान से लेके अजमेर और खादिम पीयूष बंगलों से जब अगर कांग्रेस का जिला कार्यालय चलेगा तो आप सोच सकते हैं क्या हर्ष होना था। पहली बात आप ये जान के चलिए कि धर्मेंद्र राठौड़ का यहाँ कोई एक तरह से बेस तो था ही नहीं। जो बानसूर से लेकर के जब अजमेर तक का उन्होंने सफ़र तय किया, सिर्फ और इसलिए कि मुख्यमंत्री जब भी परेशान रहे, जब भी उन्हें तकलीफ रही, तो उनके संकट मोचन बन के वो उभर के आए। तो वो एकमात्र क्राइटेरिया होना किसी को
टिकट देने का मुझे लगता नहीं कि ये बाकी के कांग्रेस के लोगों के साथ न्याय होता। तो यही कारण था कि जो भी जूतम पैजा, गाली गलौज, मारपीट और केस तक दर्ज हुए, एफआईआर तक लॉन्च हुई है इनके आपस के मामले पे, जो एक ठीक नहीं है। भले वो हमारे विरोधी पार्टी पर मैं मान के चलता हूँ, वैचारिक मतभेद होना अपनी जगह, पर इससे कि मारपीट और इस तरह का व्यवहार होना बिल्कुल एक आज की तारीख के अंदर सही बात नहीं है। जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं साध्वी के साथ, तो हम तो इस बात को कब से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा से सनातन विरोधी रही है। ये आज की उनके लिए कोई नई बात नहीं है, और ये हमने इस बात को पहले ही दीवारों पे पढ़ लिया था कि अनादि जी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाएगा वो हमें पहले से ही पता था कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, किया जाएगा, और बाद में उनको अपमानित करके, तिरस्कृत करके एक बार फिर से इस हालत पे छोड़ देंगे कि उनको कांग्रेस पार्टी छोड़ करके वापस अपने चिट्ठी छोड़ संस्थान में जाना पड़ेगा। तो ये हमें पहले से दिख रहा था, और मुझे ख्याल से सब लोगों को दिख रहा था। आप तो विशेषकर ज्यादा अच्छी बात को जानते होंगे। तो कांग्रेस ने कुछ नया नहीं किया है, वो जिस बात के लिए जानी जाती है उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया है। और जहाँ तक बाकी की आप बात कर, एक और आपने जो विषय में बिंदु पे कहने वाले थे कि महेंद्र सिंह जी का, देखिए महेंद्र सिंह जी के बारे में सचिन पायलट जी का पहले से था कि मैं कुछ भी हो, मैं अपने मैक्सिमम लोगों को तो उपकृत करना चाहूँगा। और जब ये बात हो गई थी मोटे मोटे तौर पर, जो बात छन छन के बाहर आई कि अजमेर, टोंक और नागौर के अंदर इस बात का मोटा मोटा निर्णय कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर हो गया था, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व में, कि हम ये सीटें ज़्यादातर हम सचिन पायलट जी को देंगे कि वो अपने विवेक से निर्णय लेकर के दें। पर जैसे कि गहलोत जी की आदत है, वो तो जादूगर है। जादूगर तो हमेशा आप देखिए, जादूगर की भी क्या परिभाषा होती है, छलावा दिखावा और एक तरह से बेवकूफ बनाने वाली बातें होती हैं। उन्होंने सचिन जी को एक बार फिर मात दी, और अजमेर की टिकटों वितरण में भी उन्होंने अपनी बात चलाई, चाहे अजमेर दक्षिण की मामला हो या बाकी जगह का भी हो। तो यहाँ पे ललावता जी को आखिरी दिन तक एक बस मैं 2 बातों में कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। तो उन्होंने यहाँ भी अपनी बात चलाई गहलोत साहब ने, और उन्होंने पूरी कोशिश की किससे सचिन को कश करने की पूरी कोशिश की, और उसमें बहुत हद तक सफल भी रहे। सचिन जी भी अपने जगह थी कि वो चाहते थे मेरे 10, 15, 20 लोग उपकृत हो जाएं, जीते हारे बात की बात है। वो जानते हैं अगर कांग्रेस जो सत्ता में आएगी ही नहीं, अगर गलती से आ भी जाती, जो ऐसा वो सोच रहे थे, तो मुख्यमंत्री तो गहलोत साहब बनते, और तो इनके साथ ही होता है, क्योंकि कांग्रेस में गहलोत साहब का ये आज का नहीं है। मदेना जी से लेके सीपी जोशी लेके पायलट के साथ पिछले 25, 30, 40 सालों में इसी तरह का व्यवहार किया गया है। तो सचिन पायलट जी जानते हैं आज की तारीख में कांग्रेस का हारना सचिन पायलट के भविष्य के लिए ज्यादा लाभदायक है। वो जानते हैं। वो मैं आपसे फिर आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात लिख के रख लीजिए, कांग्रेस नहीं आ रही सरकार में, हम बहुमत के साथ आ रहे हैं। और अगर वो ये सोचते हैं कि हम जीतेंगे और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो सचिन पायलट जी भी मानते हैं कि न तो कांग्रेस आएगी, और अगर आएगी तो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और कम से कम इस बात में तो अच्छी बात है। 5 साल वो मेहनत करें, 5 साल बाद की अगर वो तैयारी करें, तो मुझे लगता है राजनीतिक रूप से उनके लिए वो ज्यादा लाभदायक और एक ज्यादा लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे। डॉक्टर साहब जी, समस्या ये हो रही है कि आप प्रवक्ता हैं भाजपा के, और बोल लगातार कांग्रेस पे कर रहे हैं। वो इन्होंने आप उसका जवाब दे रहा था। दरअसल आप भाजपा का पक्ष रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कांग्रेस की अंदरूनी मसलों के बारे में चर्चा करते हैं तो गड़बड़ सी लगती है। आप एक बात बताइए, साध्वी गहलोत जी के पास गई या गहलोत, जानकारी अलग है और विवेचना अलग। तो आप ये बताइए कि साध्वी गहलोत जी के पास गई या गहलोत जी साध्वी के पास आए? ये तो भाजपा का और कांग्रेस का, ये पिछले प्रोग्राम में जब इंटरव्यू ले रहे हमारे चतुर्वेदी साहब, उन्होंने पूछा चाकू तरबूज पे या तरबूज चाकू पे कटेगा, तो तरबूज ही कट गया तरबूज। आप तो चाह ही रहे थे कि तरबूज आपके यहाँ से निकल गया, तो कट चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे वाली बात नहीं है, ये हमें दिख रहा था। और मुझे तो लगता है जो भी थोड़ी सी राजनीतिक जिसके अंदर जैसा आप कहते हैं चेतना है, तो वो इस बात को देख रहा था, समझ रहा था, और उसको एहसास था। इस बहस को यहाँ खत्म करके मैं एक सवाल पर आना चाहूंगा कि रलावता जी अब टिकट ले आए हैं, अब रलावता जी का भविष्य यहाँ क्या लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके की वो एकदम से लोग बागों में उत्साह तो आया है, क्योंकि लोग बुझ गए थे, लोगों को ये लग रहा था जो धर्मेंद्र राठौड़ के लोग थे वो भी बुझ गए थे, और महेंद्र सिंह रलावता के लोग भी बुझ गए थे, और लगने लगा था कि यहाँ का निर्णय जो है वो कहीं दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह जाएगा। अब वो जैसे ही मैदान में आए हैं, लोगों में उत्साह आया है, और कांग्रेसी एक बार पुनर्जीवित हुए हैं, और इस संगठन के अंदर जो बदला, पहले राठौड़ और एक जो सचिन पायलट और ऊपर अशोक गहलोत समझ लें, या आप कहें कि राठौड़ साहब और महेंद्र सिंह रलावता, इन दोनों के बीच में जो कार्यकर्ताओं में मनमुटाव आया था कि राजकुमार जयपाल, हेमंत भाटी, विजय जैन, वो बाकी सारे लोग आप बट गए थे। क्या आपको लगता है कि ये सारे लोग एक जाजम पर आ जाएंगे? एक तो सर ये बात खास है कि महेंद्र सिंह रलावता कांग्रेस पार्टी के एक स्वाभाविक दावेदार थे जी। ऊपर से पैराशूट से धर्मेंद्र सिंह राठौड़ आए,
उन्होंने संगठन को हाईजैक करने की कोशिश की, उन्होंने शहर में व्यापारियों के, जैसा कि मिनी सीएम वाली बात आई, उस तरीके से काम करते हुए रलावता को ओवरटेक करने का प्रयास किया। जनता, कांग्रेसी लोग उलझने लगे कि कौन किसके साथ है, एक दूसरे के फोटो खींचने लगे, कौन उसके साथ खड़ा था, कौन इसके साथ खड़ा था, संगठन में बिखराव होने लगा। फिर अनादि सरस्वती का नाम भी आया। आज पर्चा भरने के बाद जैसी की स्थिति भाजपा में है कि अनेक दावेदार हो गए भाजपा के अंदर से, कांग्रेस की स्थिति इस मामले में बहुत अच्छी है कि कांग्रेस में ना अनादि सरस्वती ने पर्चा भरा, ना धर्मेंद्र राठौड़ अजमेर आए, सिर्फ रलावता ने भरा। और उसके साथ अनादि सरस्वती को मुख्यमंत्री तक ले जाने वाले राजकुमार जयपाल आज पर्चा भरते समय ये रलावता जी के साथ दिखाई देते हैं। सभी लोग मिलजुल कर अगर आगे बढ़े। लेकिन एक खास बात जो मैं कहना चाहता हूँ, पिछले 5 वर्ष तक रलावता जी प्रतिदिन अपना ऑफिस खोल के अजमेर की जनता को उपलब्ध रहे, उनके सुख दुख में काम आए, इसलिए स्वाभाविक दावेदार वो थे। दूसरी बात, अजमेर में आज तक कांग्रेस की तरफ से मिलने वाले अधिकतम वोट सन 56 से अब तक रलावता जी को मिले, तो एक स्वाभाविक विश्वास भी था उन्हें कि भाई अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं मजबूत दावेदार होऊंगा। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि वैसे तो कांग्रेस का है, लेकिन चूंकि आप बोल रहे हैं, मैं थोड़ी जानकारी विपक्ष के कैंप की भी रखता हूँ, तो ही वॉज अ नेचुरल चॉइस फॉर द कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सही बात भी है। इसका अगर देखा जाए तो अगर कांग्रेस की टिकट की भी बात की जाए, जिसमें मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, तो वो उसके नेचुरल चॉइस भी थे, एक स्वाभाविक हकदार भी थे। ये बात बिल्कुल ठीक आपने फरमाई। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई गलत की बात नहीं। लेकिन आपको कहूँ, जो आप कहते हैं कांग्रेस के अंदर, देखिए पिछले जब से धर्मेंद्र जी आए थे तब से जो एक खाई बनी है दोनों कैंपों के अंदर, क्या उसको वो पाट पाएंगे? ये एक यक्ष प्रश्न है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। वो खाई, उनके जहर इतना ज्यादा दोनों कैंपों में घुल गया है कि उसको देखना पड़ेगा। मैं एक लाइन और मैं कहना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। भाजपा के अंदर अगर एक दूसरे के विचार नहीं मिलते तो हम शाम को बैठ के आसपास बैठ करके बात करते हैं, सुलझा लेते हैं, बाकी की नौबत नहीं आती है कि हमें इस तरह के जान पाए। कांग्रेस में वो लोग क्या है कि एक वो दिल में गांठ मार लेते हैं और फिर दूसरे को निपटाने वाली जो राजनीति कांग्रेस में शुरू हुई है बहुत पहले से, वो आज भी उतनी की है कि किस तरह से सामने व्यक्ति को निपटाया जाए। हमारे संगठन सर्वोपरि है, उनके लिए एक व्यक्ति सर्वोपरि। डॉक्टर साहब इस बात बहस ये इतनी लंबी है, ये मतलब अनुत्तरित रह जाएगी और ये बहस चलती रहेगी, समय की वो सीमाएं हैं। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे क्षमा याचना करके कहूँगा कि न तो भारतीय जनता पार्टी इस गुटबाजी से बची, दोनों के चाल चेहरे चरित्र एक जैसे हो गए हैं, और ये युग और ये दौर वो चल रहा है जिसके अंदर न तो अब अगर पलाड़ा जी की बात करें, उन्होंने जो संगठन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री राजस्थान के चंद्रशेखर शर्मा है, उनका चारित्रिक आरोप लगा दिए। उनके ऊपर क्या आरोप नहीं लगाए, वो ऐश कर रहे हैं, वो पैसे लेकर वो टिकट बांट रहे हैं, क्या आरोप नहीं लगाए। ये सारा सब कुछ होता है, मिल बैठ के शाम को बात करने वाली बातें हुआ करती थी, वो दैट इज हैज गॉन, वो तो चला गया है समय। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि महेंद्र सिंह रलावता अगर अजमेर आए हैं तो पिछले दिनों में जो दलगत मतभेद हुए उनको दूर करने में जितनी जल्दी काम करेंगे, जितनी जल्दी वो दुश्मनों को अपना बनाने और नाराज़गी को दूर करने की बात करेंगे, उतने ही वो जीत के नज़दीक पहुँचेंगे। जहाँ तक देवनानी जी का सवाल है, वो उनके पास भी वही सवाल है कि जितने लोगों से घिरे हुए, जितने मोर्चों पर घिरे हुए हैं और विरोधी जिस तरह से संगठित हो रहे हैं, उनको धीरे धीरे अपने विरोध को कम करना पड़ेगा। और कैसे करते हैं, ये उनकी कला है, उनका हुनर है। दोनों ही नेताओं को अपने अपने गुटबाजी से निजात पानी पड़ेगी। आज इतना ही, कल फिर नए मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। धन्यवाद।